वो बचपन की कहानियां याद है आप सबको, जब हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमें बताते थे कैसे वो एक कटोरी वीट लेकर गए। राइट, उन्होंने क्या किया, एक कटोरी वीट लेकर गए। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है नहीं, आपको समझ आ ही गया होगा। और क्या लेकर आए बदले में? आइसक्रीम ले आए। उन्होंने क्या किया, जो शॉपकीपर था उसको, जो सेलर था, सेलर को उन्होंने क्या दिया, वीट दिया। और सेलर ने क्या किया, ये आइसक्रीम उनको दी। तो यहां से क्या समझ आ रहा है, यहाँ आपने कहीं मनी के बारे में सुना कि उन्होंने पैसे में कोई ट्रांजेक्शन की थी? नहीं, यहाँ मनी का कोई जिक्र नहीं है। गेहूं दिया, बदले में क्या ले लिया, आइसक्रीम ले ली। या फिर बाजरा दिया और बदले में वहां से बिस्किट्स खरीद कर ले आए दुकान से। ये सब कहानियां हमने बचपन में खूब सुनी है। जैसे मेरी मम्मी मुझे बताती थी कैसे उनके खेत में आखिर में बचे हुए गेहूं वो लोग इकट्ठा कर लेते थे बच्चे मिलकर, और फिर उन गेहूं से वो पूरी गर्मी के सीजन में आइसक्रीम खाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे अक्सर ये कहानियां सुनाई। तो यहां से आपको समझ आता है कि कैसे हम इस सिस्टम से, ये वाला जो सिस्टम था ना, ये वाला जो सिस्टम था, गेहूं के बदले आइसक्रीम या सामान के बदले सामान, क्या बोलेंगे आप इसको, सामान के बदले सामान। तो ये सिस्टम था गुड्स के बदले में, और गुड्स एक्सचेंज हो गई। इस सिस्टम को क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। तो मम्मी पापा जब लोग ये कहानियां सुनाए ना कि गेहूं के बदले में आइसक्रीम ले आए, गेहूं के बदले में मिठाई खरीद ली, तो उनको बताइएगा कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे, आप बार्टर सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे थे। उस वक्त क्या चल रहा था, आपका बार्टर सिस्टम था। आज का वर्ल्ड मॉडर्न है, डायनामिक है ना। अब बार्टर सिस्टम नहीं चल सकता है, वो पहले का टाइम था। बार्टर सिस्टम चलता था कि सामान के बदले सामान मिल जाता था। अब लोगों की नीड्स बदल चुके हैं, हर किसी की अलग अलग नीड्स है, हर किसी के अलग अलग डिजायर वांट्स है। तो ऐसा नहीं है कि अब मुझे आइसक्रीम बेचनी है लेकिन मुझे बदले में कुछ और डिमांड्स है मेरी, मुझे गेहूं नहीं चाहिए, गेहूं मेरी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मोबाइल खरीदना है, आइसक्रीम बेच रही हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल आपके गेहूं से तो नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हमें एक कॉमन यूनिट चाहिए। कॉमन यूनिट जो दोनों का काम कर दे, जिसको आइसक्रीम खरीदनी है उसका भी काम हो जाए, और जिसको आइसक्रीम बेच करके और फिर मोबाइल खरीदना है उसका भी काम हो जाए। अब आइसक्रीम बेचने वाले को क्या करेगा, वो जाके मोबाइल वाले को क्या बोलेगा, लो भैया आइसक्रीम ले लो, बदले में मोबाइल दे दो। कितना फनी साउंड कर रहा है ना। कितना फनी साउंड करेगा जब आप दुकान पे जाके बोलेंगे कि भैया आइसक्रीम ले लो और बदले में मोबाइल दे दो। ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर है, और ये कौन है, सेलर है। किस चीज का, आइसक्रीम सेलर। फिर इधर है दूसरा सेलर, कौन, जो मोबाइल्स बेचता है, मोबाइल सेलर। चाइनीज लग रहा है क्या ये। खैर, आइसक्रीम वाले को क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, राइट। और कस्टमर को क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अब मोबाइल वाला जाए और उसको आइस मोबाइल सेलर क्या करेगा, मोबाइल सेलर को क्या करना है आइसक्रीम का, किसी काम की नहीं है उसकी आइसक्रीम, उसे नहीं चाहिए आइसक्रीम। लेकिन आइसक्रीम सेलर को मोबाइल चाहिए, तो आइसक्रीम सेलर मोबाइल लेने के लिए क्या करेगा, आइसक्रीम दे देगा उसको। नहीं नहीं, वो नहीं लेगा ना, क्योंकि उसको नहीं चाहिए आइसक्रीम। लेकिन कस्टमर को आइसक्रीम चाहिए, और बदले में कस्टमर क्या दे सकता है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, कॉमन यूनिट डिसाइड कर लो कि मनी। मनी से सबका काम हो जाएगा, आप मनी दे दो आपको आइसक्रीम मिल जाएगी, आप मनी, और जब ये पर्सन मनी देगा तो इसका काम हो जाएगा, इसको मोबाइल मिल जाएगा। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को हमने रिप्लेस कर दिया, हम नया कॉन्सेप्ट ले आए मनी का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले हैं मनी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये अभी तक का जो इंट्रो दिया यूनिट का, ये इसीलिए था कि आपको समझ आए आज के यूनिट में हम करने क्या वाले हैं। आज के यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं मनी।
हम बैंकिंग नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ मनी कवर करेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास पहले भी ली है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड आई होप आपने वो पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिक क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आपको आज मनी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको इकोनॉमी का मतलब ही नहीं पता होगा, राइट? आपको इकोनॉमी नहीं पता है, आप एक्सचेंज भी नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पहले ये वाला क्लास कवर कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास पे आइएगा। क्योंकि अगर बुक्स में दे रखा है यूनिट के बाद एक यूनिट के बाद यूनिट है तो कोई वजह ही होगी ना, एक एक करके सीढ़ियां चढ़ेंगे ना। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट लास्ट चैप्टर पे स्टार्ट हो जाओगे, नहीं। अगर उन्होंने यूनिट दिया है और स्टेयर्स बनाए हैं तो फर्स्ट यूनिट, फिर सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ, तब जाकर आप टॉप पे जाओगे ना। तो बच्चे सीढ़ी जंप नहीं करनी है, सीधा फोर्थ फिफ्थ पे नहीं पहुंचना है, एक के बाद दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे। तो जल्दबाजी नहीं करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ अपना। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा आपको ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत इजी हो जाता है। जो भी होता है 11-12 के आधे से ज्यादा 11-12 का सिलेबस रिपीट हो जा रहा है ग्रेजुएशन में। मैंने अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था कुछ खास, वो सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट से वहीं से रिपीट हो रहे थे, यूनिट्स वहीं से, कुछ एक्स्ट्रा था सिर्फ वही कवर करना पड़ता था। जो एक्स्ट्रा भाई है तो ग्रेजुएशन ना, ऐसा तो है नहीं 11-12 ही रिपीट कर देंगे, नहीं, लेकिन कुछ कुछ बढ़ाकर था, सिर्फ वही कवर किया मैंने। बाकी सब सिलेबस 11-12 में, फर्स्ट ईयर का तो लगभग सिलेबस 11-12 में हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने क्या क्या लिस्ट बना ली है टॉपिक्स की जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक देखेंगे, हम देखेंगे डिफाइन मनी। फिर हम देखेंगे डिफाइन मनी के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमें मनी की जरूरत क्यों है, इसके फंक्शंस क्या है, फिर बार्टर सिस्टम क्या होता था और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। पहले हम मनी को समझ लेंगे, फंक्शन समझ लेंगे, बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक, उसके बाद मनी के फॉर्म्स क्या होते हैं और मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई एक अलग टर्म है, ठीक है, और उसके मेजर्स भी होते हैं। फिर सप्लायर्स कौन होते हैं मनी के। फिर हम अलग अलग टर्म्स देखेंगे जो कि टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, सीसी इकोनॉमी, मनी वैल्यू वर्सेस कमोडिटी वैल्यू, और जो भी नेट डिमांड डिपॉजिट, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट, बैंक मनी, हाई पावर्ड मनी, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। ये अलग अलग टर्म्स दे के रखी है बुक्स में, लेकिन बुक्स में ना थ्योरी है, सिर्फ पढ़ने भर से समझ नहीं आता, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो जितना इजी नहीं है, राइट। ये थोड़ा सा सीरियस वाला चैप्टर सब्जेक्ट हो जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी देश की बात हो रही है, आप रिस्क नहीं ले सकते जब देश को समझना है तो। आपको इंडिविजुअल यूनिट को समझना था, आपको माइक्रो को समझना, सिर्फ अपना अपना नुकसान करते, गलत ज्ञान ले लेते हैं, गलत पढ़ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, कोई बात नहीं, अपना अपना बिजनेस बर्बाद करोगे, दुनिया का बुरा नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स गलत पढ़ लिया तो पूरे देश को गलत पढ़ लिया आपने, फिर आप पूरे देश का बंटाधार करोगे। इससे बेटर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ो, राइट। अब आ जाते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। अभी समझाया आपको, गेहूं के बदले आइसक्रीम, आइसक्रीम के बदले गेहूं जा रहा है, मतलब बार्टर सिस्टम क्या हो रहा है, सामान के बदले सामान। मेरे पास सामान है, मैंने कोई सामान पड़ा हुआ मैंने आपको दे दिया, आपसे मैंने जो मुझे चाहिए था वो सामान आपसे खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे गाय खरीदनी है, तो गाय खरीदनी है मैं क्या करूंगी, मैं बोलती हूँ यार मेरे पास गाय मेरे को लेनी है, लेकिन मेरे पास क्या दूं बदले में आपको। आपने बोला कि आपके पास गेहूं के 10 बोरे पड़े, मुझे 10 बोरे दे दो और एक गाय ले जाओ। मैंने 10 बोरे आपको दी और गाय ले ली आपसे, ये क्या हो गया, गुड्स के बदले गुड्स, कमोडिटी के बदले कमोडिटी खरीद लेना, बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम क्या है, डायरेक्ट एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम क्या है, डायरेक्ट एक्सचेंज है। बार्टर सिस्टम डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर। एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को डायरेक्टली जब आप खरीद रहे हो, डायरेक्ट गुड्स के बदले में गुड्स खरीद लिया आपने, तो वो क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। अभी कितने अच्छे से क्लियर कराया था मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो अभी कितने अच्छे से पढ़ाया था, राइट। अभी बताया था ना, कस्टमर है, गेहूं वेहूं और क्या क्या बताया था, कि कस्टमर है उसको आइसक्रीम सेलर के पास जाना है, आइसक्रीम सेलर को इधर आना है। फिर गेहूं वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाया था आपको कि गेहूं के बदले में आइसक्रीम खरीद लेते थे हमारे मम्मी पापा लोग। जैसे मेरी मम्मी खरीद ले जाती थी, गेहूं देते थे और बदले में आइसक्रीम मिल जाती थी, पूरे सीजन आइसक्रीम मिलता था उस बचे हुए गेहूं को एक्सचेंज कर करके, बस।
तो ऐसे ही बार्टर सिस्टम, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स जब एक्सचेंज हो जाता है, आप पैसे में पेमेंट नहीं करते हो, सामान के बदले सामान खरीदते हो, तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब इसकी कुछ खामियां थी तभी ना तो हम मनी लेकर आए। मनी का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां थी, इसके कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे। क्या थे? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जैसे अभी अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। आइसक्रीम सेलर है, उसको क्या चाहिए? उसको मोबाइल चाहिए, राइट? कस्टमर के पास मोबाइल है। अब कस्टमर के पास तो मोबाइल है नहीं, कस्टमर के पास तो मोबाइल है नहीं, तो अब वो जाके उसको बोले कि मेरे पास गेहूं है, गेहूं ले लो, आइसक्रीम ले दो। आइसक्रीम वाला क्या कहेगा? नहीं, मुझे तो मोबाइल चाहिए बदले में, मुझे गेहूं नहीं चाहिए। यानी कि बार्टर सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए दोनों पार्टीज की सिमिलर डिमांड होना जरूरी है, कि एक को आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए, दूसरे को गेहूं की जरूरत हो। दोनों की जरूरतें मैच करेंगी तभी बार्टर सिस्टम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइसक्रीम सेलर को गेहूं चाहिए होगा तो ही वो आइसक्रीम बेचेगा, वरना वो आइसक्रीम नहीं बेचेगा आपको, और आपको गेहूं के बदले आइसक्रीम नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है बार्टर सिस्टम तभी एग्जिस्ट कर सकता है, तभी पॉसिबल है एक्सचेंज बार्टर सिस्टम में, जब आप गेहूं के बदले में आइसक्रीम बेचने को तैयार हो जाओ और दूसरी पार्टी गेहूं के बदले में आइसक्रीम लेने को तैयार हो जाए। दोनों पार्टीज का मैच बनेगा तभी बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज हो पाएगा। ये इसकी कमी थी, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं ना कि दो लोगों की जरूरतें एक जैसी सी हो, कि भाई एक को आइसक्रीम चाहिए चाहिए, दूसरे को गेहूं चाहिए चाहिए। नहीं चाहिए, आइसक्रीम सेलर कहता नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए मुझे तो ऐसे केस में क्या होगा? फिर एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए डबल कोइंसिडेंस, एक साथ दोनों की जरूरतें मैच नहीं कर सकती है, हमेशा नहीं करती है। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं था। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट जो होती है। फ्यूचर पेमेंट कैसे? कि जैसे आपने किसी से उधार लिया, आज 10 बोरे उधार ले लिए गेहूं के, अब फ्यूचर में उसने बोला कि यार 10 बोरे के साथ साथ मुझे उसके ऊपर ब्याज भी तो चाहिए, मैंने आपको जो दिया है उसके साथ मुझे ब्याज भी तो चाहिए। अब ब्याज कैसे लगाओगे? 10 बोरे गेहूं पे ब्याज कैसे लगाओगे? कोई मेथड है कैलकुलेट करने का कि 10 बोरे पे कितना ब्याज बनता होगा गेहूं पे? नहीं। आज आपने किसी को चलिए दूध दे दिया, अब आपने बोला मैं 2 साल बाद वापस लूंगा, अब 2 साल बाद उस दूध पे कितना ब्याज बनाओगे भाई? कर सकते हो क्या? ये फ्यूचर पेमेंट वाला सिस्टम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बार्टर सिस्टम में सामान के ऊपर कैसे ब्याज लगा सकते हैं? कितना परसेंटेज सामान, कितना परसेंटेज ब्याज लगा सकते हो? सामान की कोई कीमत लगाओगे, फिर कीमत के ऊपर ब्याज लगाओगे, है ना? अकेले बिना पैसे के दूध की क्या कीमत है आपको पता है? नहीं पता। अगर मनी है ही नहीं तो आप कैसे नापोगे दूध की कीमत? आप कैसे नापोगे गेहूं की कीमत? नहीं नाप सकते हो, राइट? तो स्टैंडर्ड जो है डेफर्ड पेमेंट का वो नहीं है बार्टर सिस्टम में, राइट? फिर देखिए डिफिकल्टी इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफिकल्टी इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में मुश्किल होती है। जैसे अभी बताया कि आइसक्रीम सेलर है और दूसरी तरफ है कस्टमर है, वो गेहूं के बदले आइसक्रीम खरीदना चाह रहा है, उधर आइसक्रीम वाला है, उधर वो मोबाइल के बदले में आइसक्रीम बेचना चाह रहा है, तो ये सब सिस्टम मुश्किल हो जाता है थोड़ा, राइट? दूसरी बात है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन मेजरमेंट ही नहीं है ना? अगर आपको बोला जाए कि आप अपने गाय की कीमत बताओ, हमें आपके गाय की कीमत क्या, तो आप क्या कहोगे? 10 बोरे गेहूं है मेरी गाय की कीमत? नहीं, आप क्या बोलोगे? 1 किलो घी है मेरे गाय की कीमत, मेरे गाय की कीमत 1 किलो घी है। ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। आपको क्या चाहिए होगा? मॉनेटरी वैल्यू, कोई एक मीडियम चाहिए, कॉमन यूनिट चाहिए कि आप उसमें मेजर कर पाए कि मेरे घोड़े की कीमत 5 लाख रुपए है, तुम्हारी गाय की कीमत 1 लाख रुपए है, उसकी बाइक की कीमत 50,000 है, उसके पर्स की कीमत 500 रुपए है, तो कॉमन यूनिट होगी रुपए फिर, है ना? तो डेफर्ड पेमेंट है नेक्स्ट। उससे बोले डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती है? फ्यूचर पेमेंट्स। व्हेन वी टेक अ लोन, जब हम लोन लेते हैं किसी से, वी नॉट ओनली पे द प्रिंसिपल अमाउंट, हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, मूल जो कीमत है वही वापस नहीं करें कि 10,000 का लोन था तो 10,000 वापस, नहीं, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं, और इसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स। फिर आता है सीसी इकोनॉमी। सीसी बोले तो कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी क्या होता है? वन इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड फॉर कमोडिटीज, सामान के बदले, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर दिया आपने,
गुड्स टू गुड्स से जो एक्सचेंज होगा उसको बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सामान के बदले में सामान एक्सचेंज किया जाता है। इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सीसी इकोनॉमी वो है जहाँ पे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता है, राइट। अब हम देखते हैं, हमने बार्टर सिस्टम पढ़ लिया, इसकी कमियां पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसके कि मनी क्या है। बार्टर सिस्टम की कमियां पढ़ ली, अब मनी को पढ़ेंगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं था बार्टर सिस्टम, उसमें कुछ लिमिटेशन थे, डिमेरिट्स थे, तभी हम मनी लेकर आए। मनी क्यों लेकर आए? मनी क्या है? जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये क्या है बच्चे? एक तरह से मनी के फंक्शंस है। मनी को हमने जनरली एक्सेप्ट किया है, मनी के फंक्शंस है। तो मनी के दो फंक्शंस बनते हैं, एक बनते हैं प्राइमरी, एक बनते हैं सेकेंडरी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, जब आप बैंकिंग का एग्जाम में इंटरव्यू दोगे ना तो वहां पे पूछ लेते हैं बैंकिंग के फंक्शंस या मनी के फंक्शंस में पूछ लेते हैं। तो मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एक तो एक्सचेंज होता है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू है। इसके दो बेसिक फंक्शन है। प्राइमरी मतलब बेसिक फंक्शन है इसके, क्या? एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसे अभी आइसक्रीम सेलर की बात की, हम बार बार वही एग्जांपल ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, सारी सिचुएशन उस पर फिट बैठती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आइसक्रीम वाले को मोबाइल खरीदना था और आपको क्या खरीदना था? उससे आइसक्रीम खरीदनी थी। आपने क्या किया कि पैसा दे दिया उसको, गेहूं वेहूं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, बार्टर सिस्टम हटा दिया, आपने जाके पैसा दिया आइसक्रीम वाले को, आइसक्रीम वाले ने आपको आइसक्रीम दे दी, आपका काम खत्म। अब आइसक्रीम वाले ने वो पैसा ले जाकर मोबाइल वाले को दे दिया, उससे मोबाइल खरीद लिया। क्या हो गया? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे के रुपए के आने से क्या हो गया? आपको आसान हो गया एक्सचेंज करने में। अब आपका एक्सचेंज इजी हो गया सारी पार्टीज का। मेजर ऑफ वैल्यू है ना, आइसक्रीम वाले ने क्या बोला? मेरी आइसक्रीम की कीमत है 10 रुपए, मोबाइल वाले ने बोला मेरे मोबाइल की कीमत है 1000 रुपए, राइट। तो एक मेजर ऑफ वैल्यू आ गया कि सबको पता है उनके सामान की कीमत कितनी है, अपने अपने सामान की वैल्यू बताने में या कैलकुलेट करने में इजी हो गया उनके लिए, राइट। सेकेंडरी फंक्शंस क्या हो सकते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब अभी समझाया था फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इजी हो गया, मनी के आने से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इजी हो गया। अब आप ब्याज या लोन वगैरह इजी पड़ जा रहा है आपको, क्योंकि अब मनी है ना। अब आपको लोन गाय के नहीं लेना कि मेरे को 10 गाय उधार दे दो, या मेरे को 10 किलो गेहूं उधार दे दो, मेरे को 2 किलो घी उधार दे दो। तो उस पर ब्याज कैसे लगाओगे? उधार वाले सामान पे नहीं लग सकता था। लेकिन अब आप क्या कहोगे? 10,000 रुपए उधार दो, मैं आपको 2% ब्याज दू। हो गया डेफर्ड पेमेंट। समझ आया कैसे इजी हो गया फ्यूचर पेमेंट हमारे लिए। फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले आप अपना लोग कैसे आपके अभी आप पैसे को कैसे करते हो? बैंक में पैसा रख देते हो, या आप उसकी ज्वेलरी बनवा लेते हो, गहने वहने गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हो आप। अब आप कैसे स्टोर करते हो वैल्यू को? अब आप पैसा कैसे स्टोर करते हो? अपने वेल्थ को कैसे स्टोर कर रहे हो? मनी पैसे में, या आप उसके बदले में गोल्ड में, है ना। कहने का मतलब अब आप ऐसे स्टोर करते हो अपने पैसे को। पहले कैसे करते थे? गाय कि 100 गाय रख ली, 10 क्विंटल गेहूं रख लिया, ये वाला अनाज रख लिया, चीनी रख ली, दूध रख, ये सब। लेकिन एक वक्त के बाद गाय भी तो मरी जाएगी ना, तो आपका पैसा खत्म। गाय मर जाएगी तो पैसा खत्म। कल को अगर गेहूं सड़ गया तो आपका पैसा खत्म, घी खत्म खराब हो गया तो पैसा खत्म। सब्जियां कितने दिन स्टोर कर सकते हो? मैक्सिमम 1 वीक। पैरिसेबल आइटम है, ज्यादा दिन रुक नहीं सकती, तो फिर पैसा खत्म। तो आपका वेल्थ है ना, वो लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं कर सकते। वेल्थ लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं हो सकता, लेकिन मीडियम मनी के आने से ये इजी हो गया। दूसरी चीज है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अब वैल्यू को ट्रांसफर करना इजी हो गया है। पहले आप कैसे ट्रांसफर करते थे? आप अपनी गाय लेकर के दूसरे को दे दिया, वो ट्रांसफर हो गया वैल्यू का। अब ऐसा नहीं है। अब आप कैसे ट्रांसफर करते हो? पैसे में ट्रांसफर करते हो, राइट। किसी को 1 लाख दिया या 2 लाख दिया या हजारों में दिया, तो आपने कैसे दिया? पैसे में ट्रांसफर किया वैल्यू को। अब आपने गुड्स में वैल्यू ट्रांसफर नहीं की। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या होते हैं? यूनिट ऑफ अकाउंट, प्राइस एंड वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो फंक्शन है मनी के यहाँ पे सेम है। जो प्राइमरी फंक्शन मैंने बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू फोर्थ है, फिफ्थ पे है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वही सेम चीजें पांचों की पांचों यहाँ है। यूनिट ऑफ अकाउंट है, मतलब एक कॉमन मीडियम आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप अपनी अब
यूनिट, इस यूनिट में डिफाइन कर सकते हो, अब आप डिफाइन कर सकते हो अपने सामान को। कैलकुलेट द रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज की रेट को, कि 10 रुपए में आइसक्रीम एक्सचेंज की जाएगी और 1000 रुपए में मोबाइल जाएगा, ये यूनिट में आपको मिल गई है। अब आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो कि यार मेरी 10 रुपए की आइसक्रीम है, तुम्हारा 1000 रुपए का मोबाइल है। अब कंपेयर भी कर सकते हो और एक्सचेंज भी कर सकते हो, राइट। फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कैसे? अब आपको सामान के बदले सामान नहीं देना। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास जो गुड्स है दूसरे को भी वही चाहिए हो, जरूरी तो नहीं है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे इजी हो गया? अब आपको पैसे में पेमेंट करनी है, उसके सामान की कीमत पैसे में दे दो, उसको जो चाहिए वो पैसे में खरीद लेगा, राइट। तो क्या हो गया इससे? जो वेस्टेज था टाइम का और रिसोर्सेज का, टाइम का कैसे था? आपको अपनी ही जरूरत वाला इंसान ढूंढना था जिसको उसी चीज की जरूरत हो जो सामान आपके पास अवेलेबल है, और साथ में उसको वही सामान बेचना है जो आपको चाहिए। आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता था, आपका टाइम रिसोर्सेज सब चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है, जो एक्ट है सेल्स एंड परचेज वो अलग अलग हो गए। पहले क्या था, एक आदमी सेल करता था, दूसरा उसी सामान को परचेज कर रहा था, और एट द सेम टाइम उसने जो सामान सेल करना, दोनों पार्टीज को, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम सेलर को सामान सेल करना है और उसको बदले में वीट चाहिए, और वीट वाला जो बंदा है उसको वीट देख करके बदले में आइसक्रीम चाहिए। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। मेरे पास गेहूं है, मैंने गेहूं बेचना भी है और आइसक्रीम खरीदनी भी है, दोनों चीजें आपस में जुड़ गई कि मुझे गेहूं बेचना है और आइसक्रीम खरीदनी है। मेरा सेल और परचेज एक साथ जुड़ गया। अब पैसा आ गया है तो मैं गेहूं कहीं और जाके बेच लूंगी, यहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम खरीद लूँ पैसे देकर। तो सेल और परचेज अलग अलग हो गए। फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में हमने आपको समझाया, फ्यूचर पेमेंट है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। स्टोर ऑफ वैल्यू अगर बात करेंगे तो अब इजी हो गया वेल्थ को स्टोर करना। पहले आप गाय या फिर सब्जियां या फिर गेहूं वगैरह में स्टोर करते थे, अब ऐसा नहीं है, अब आप पैसे में स्टोर करते हो चीजों को। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इजी हो गया है। पहले क्या होता था, आपको ट्रांसफर कैसे करते थे? आप सामान में ट्रांसफर करते थे, अब ऐसा नहीं है, अब आप पैसा एक से दूसरे इंसान को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। आगे देखो, फिर आता है फॉर्म्स ऑफ मनी। क्या होती है फॉर्म्स ऑफ मनी? क्या होती है फॉर्म्स ऑफ मनी? अलग अलग तरह की मनी होती है। सबसे पहले आती है फीट मनी। ये क्या होती है? इशूड बाय द लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी कौन हो सकता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री या सेंट्रल बैंक जो कि है आरबीआई, ये लोग इशू कर दे, राइट। करेंसी नोट्स होते हैं, जैसे जो नोट होता है 100 रुपए का या 1000, जो भी नोट्स होते हैं, जैसे कॉइन्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, ये क्या होता है? फीट मनी होती है। ये हमारी कंट्री की जो लीगल अथॉरिटी है ना उसने इशू किया है, राइट। दूसरा होता है फिड्यूशियरी मनी। ये क्या होती है? फॉर्म ऑफ मनी बैक्ड बाय द ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच के ट्रस्ट के ऊपर जो मनी बनती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल चेक तो कैश नहीं है, चेक है कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन आपने यकीन किया ना कि सामने वाले के बैंक के अकाउंट में इतना पैसा है जितना वो मुझे उस कागज पे लिख कर दे रहा है, और मैं ये मानता हूं कि कल को जब मैं ये कागज का टुकड़ा लेकर बैंक में जाऊंगा तो मुझे कैश मिल जाएगा। मुझे सामने वाले पे भरोसा था तभी ना मैंने चेक एक्सेप्ट किया, वरना मैं बोल देती मुझे नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए, है ना। मुझे तो मनी चाहिए अपने हाथ में, मुझे चेक वगैरह नहीं चाहिए। मुझे वो मनी चाहिए जिसको लीगल अथॉरिटी ने इशू किया है, चेक नहीं चाहिए। चेक किसके ऊपर बेस करता है? ट्रस्ट के ऊपर। आपको सामने वाले पे ट्रस्ट है कि इतना पैसा उसके अकाउंट में है जितना उसने चेक पे लिखा और आपको मिल जाएगा। तो फिड्यूशियरी मनी कौन सी होती है? जो ट्रस्ट के ऊपर होती है। दूसरा होता है फुल बॉडी मनी। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? कॉइन्स होते हैं जिनकी कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दे आर इशूड। जिनकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है। पहले जो गोल्ड के कॉइन्स होते थे या चांदी के सिक्के होते थे, उन दिनों चांदी का जो सिक्का होता था ना उसकी कीमत उतनी ही होती थी जितने की वो चांदी है, राइट। अगर चांदी की कीमत उन दिनों जितनी थी उतनी ही चांदी उसमें लगाई जाती थी। मतलब कि अगर सोने का सिक्का है तो जितनी कीमत सोने की है उतनी ही कीमत उस सोने के सिक्के की होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपए है और सोना जो उसमें लगा हुआ है वो 1000 रुपए का होगा, ऐसा नहीं है। फिर क्या करेंगे लोग? सिक्के को पिघला पिघला कर सोना बेच देंगे, है ना। तो इसीलिए जितनी कीमत उस सिक्के की है उतनी उस धातु की भी है जिसका वो बना हुआ है। जिस धातु का वो सिक्का बना हुआ है उस धातु की उतनी ही कीमत है जितनी उस सिक्के के ऊपर लिखी हुई है। तो कल को लोग उसको पिघला पिघला कर बेचना शुरू नहीं करेंगे, उसको सिक्के के जैसे ही यूज करेंगे। क्रेडिट मनी कौन सी होती है? क्रेडिट मनी कि सिक्के पे 1 रुपए लिखा हुआ है, इसके अंदर जो धातु है उसकी कीमत पैसे में, जैसे कि
0.10 10 पैसे है इसकी कीमत। और जबकि इस पे लिखा क्या है, 1 रुपए लिखा हुआ है। तो लोग क्या करेंगे, अब उनको पता है कि इस पे जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जबकि अगर इसको पिघलाकर बेचोगे उसकी कीमत कम है। राइट। हमारा जो कागज का नोट होता है उसको अगर आप कागज को फाड़ कर, कागज को गला कर और वैसे बेचोगे तो उसकी कोई कीमत है ना के बराबर। लेकिन उस पर अगर 2000 लिखा हुआ है तो 2000 रुपए में चल जाएगा। तो आजकल क्या हो रही है, क्रेडिट मनी हो रही है। जो सिक्के विक्के होते हैं हमारे, उनके ऊपर जिस मेटल के वो बने होते हैं ना, उसकी कीमत इतनी नहीं है जितना उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, उस लिखे हुए की कीमत है। राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो, टाइप्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ा, टाइप्स ऑफ मनी क्या होते हैं। लीगल टेंडर मनी होती है कौन सी, विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर सम ऑब्लाइज्ड डेब्ट। जिस मनी को आप यूज कर सकते हो पेमेंट्स करने के लिए, राइट, लीगली यूज कर सकते हो। जैसे कि लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, फॉर्म ऑफ मनी विच इज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर डेब्ट्स अप टू अ सर्टेन अमाउंट। एक अमाउंट तक की डेट को पेमेंट करने के लिए ही यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, कॉइन्स को ऐसा नहीं आप करोड़ों की पेमेंट सिक्कों में कर दोगे, नहीं, कुछ हजारों तक चल जाएगा। ऐसा नहीं आप अरबों की पेमेंट सिक्कों में करोगे कि अरबों रुपए की पेमेंट करनी थी आप सिक्के लेके पहुंच जाओगे, नहीं। ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। आप एक लिमिट से ज्यादा सिक्का यूज नहीं कर सकते। अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो आप सिक्का यूज नहीं करोगे, फिर आप नोट में पेमेंट करोगे। जो नोट होते हैं ना कागज के, उनमें पेमेंट करोगे, फिर आप सिक्के में पेमेंट नहीं करोगे अगर कीमत एक लिमिट से ज्यादा है। अरबों की पेमेंट सिक्कों में नहीं हो सकती है। कौन कौन गिनेगा उसको और कौन ढोएगा इतना वजन। तो जो आजकल आप केस सुनते हो ना कि किसी को पेमेंट करनी थी और वो कोर्ट में सिक्के लेकर पहुंच गया, तो वो एक लिमिट तक ही सिक्के दे सकता है। दुकानदार भी आपको एक लिमिट तक ही सिक्के दे सकता है। ऐसे करोड़ों अरबों की पेमेंट नहीं होती सिक्कों में बच्चे। आप मना कर सकते हो, लिमिट से ज्यादा अगर सिक्के दिए जाते तो आप मना कर सकते हो कि मैं इससे ज्यादा सिक्के एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको लेना ही पड़ेगा, भारत सरकार ने इशू किए हैं, आप कैसे उनके इशू किए हुए सिक्के मना कर सकते हो, नहीं, अपन आप कर सकते हो। राइट। फिर होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। वो लीगल मनी जो कि आप डेट को पेमेंट कर सकते हो, किसी भी अमाउंट के डेट को पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल करेंसी के नोट्स, पेपर नोट, जो कागज के नोट होते हैं उनको, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी बड़ी पेमेंट हो आप नोट में कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा नोट लेने से। फिर होती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होती है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मनी इन विच फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द मनी। इट मीन्स कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। गोल्ड सोने का सिक्का, जितने रुपए का सोने का सिक्का होता है ना उतनी ही उसकी कीमत होती है सोने की। राइट। आपको सोने का सिक्का उतने ही रुपए में मिलेगा जितने का उसमें सोना लगा होगा। चांदी के सिक्के की उतनी कीमत मिलेगी जितना उसमें चांदी लगा होगा। राइट। फिर रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या होती है, जिनकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है, मनी वैल्यू ज्यादा होती है। फुल बॉडीड मनी इन विच इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ मनी। मतलब जिस धातु का या जिस भी चीज का वो पैसा बना हुआ है, वो रुपए बना हुआ है, उसकी कीमत कम है, उस पे लिखे हुए की कीमत ज्यादा है। जैसे 2000 का नोट, उस कागज की कीमत कुछ नहीं है, कोई कीमत नहीं है उस कागज की, लेकिन उस पे 2000 लिखा हुआ है, उस 2000 की कीमत है। तो आप उसको 2000 में यूज कर सकते हो, लेकिन कल को आप सोचो उसको गला वला के कागज बनाकर बेचो तो कागज 2000 में नहीं बिकेगा। कीमत है उस पे लिखे हुए की। तो वो क्या हो गई, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, कि उस पे जो लिखी हुई कमोडिटी वैल्यू है वो कम है, मनी वैल्यू ज्यादा होती है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में। फिर होती है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है, फॉर्म ऑफ मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से कम होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब मनी वैल्यू ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। A form of money whose intrinsic value is lower than its face value। क्रेडिट मनी होती है उधार वाली मनी, मतलब क्रेडिट कार्ड, बैंक डिपॉजिट। क्रेडिट कार्ड की कोई कीमत है नहीं है, लेकिन आप उस कार्ड को यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड को, राइट, पेमेंट्स कर सकते हो। मतलब उधार वाली मनी क्रेडिट मनी है। आपके बैंक में उतना पैसा है नहीं जितने की पेमेंट आप कर जा रहे हो, सिर्फ उस कार्ड के ऊपर, सिर्फ उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर। बैंक में पैसा उतना है नहीं, क्रेडिट कार्ड में उतना है नहीं। क्या है क्रेडिट कार्ड में, प्लास्टिक का ही तो है, लेकिन किस लिए, क्योंकि वो क्रेडिट मनी है। वो इन फ्यूचर उनको तो जिसको आपने पेमेंट किया उसको तो रिसीव हो गया अमाउंट, लेकिन आपको
आपने उधार में यूज किया है उसको, अब आप उस क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करोगे, जिससे आपने क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाया होगा उसको पेमेंट करोगे। आगे देखो, मनी सप्लाई, मनी पढ़ लिया, बार्टर सिस्टम पढ़ लिया, क्यों जरूरत पड़ी मनी की वो भी पढ़ लिया, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थे। अब पढ़ो मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स, मनी का टोटल स्टॉक, जो जिस भी तरह की मनी हो, पेपर, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट है, जो भी टोटल मनी का जो स्टॉक है ना, हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पर जितना टोटल स्टॉक है लोगों के पास, कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके पास जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी होगा उसको बोलेंगे मनी सप्लाई। स्टॉक जो टोटल स्टॉक है उसको मनी सप्लाई बोलेंगे। 1 मार्क में अगर पूछ ले कि मनी सप्लाई क्या है, तो मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो नहीं है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब आपने मनी सप्लाई देख लिया कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मनी के टोटल जो एक पॉइंट पर लोगों के पास जो टोटल मनी अवेलेबल है, डिमांड बैंक में डिपॉजिट है उसको भी, डिमांड डिपॉजिट को भी मनी सप्लाई में काउंट करेंगे, करेंसी है या जो भी है हम उसको काउंट, टोटल स्टॉक को क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। और उसके मेजर्स क्या हो सकते हैं? एक होता है M1, मेजर होते हैं सप्लाई को, कैसे मेजर करनी है आपको मनी सप्लाई, भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी मनी सप्लाई है लोगों के पास में, तो M1 मेजर क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD, इसको ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं, इस मेजर को ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं। C का मतलब है यहाँ पे करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इन टर्म्स ऑफ कॉइन और पेपर नोट्स। C का मतलब है पब्लिक के पास में जो कॉइन या पेपर नोट्स हैं इस वक्त वो। DD में क्या काउंट होंगे? DD में होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक के जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ना उसको बोलते हैं DD। फिर OD क्या होते हैं? इंक्लूड्स अदर डिपॉजिट्स with the public financial institutions, foreign central banks and international financial institutions। तो क्या होता है ये? C में आपने पढ़ा करेंसी, जो कि कॉइन हो सकते हैं, पेपर नोट्स हो सकते हैं। DD डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जो लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक में। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है कि आप अभी जाओ बैंक के पास कि मेरा पैसा निकाल कर दो, बैंक आपको तभी के तभी दे। FD की बात नहीं हो रही है, फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं हो रही, डिमांड डिपॉजिट्स कि आप अभी जाओ और अभी के अभी अपना कैश निकाल पाओ, ऑन डिमांड अगर आपको कैश मिल जा रहा है वो डिमांड डिपॉजिट है, तो वो वाले डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करो। दूसरा अदर डिपॉजिट्स मतलब पोस्ट ऑफिस के पास आपके कुछ डिपॉजिट्स होंगे, या आपने किसी फॉरेन बैंक में कोई डिपॉजिट कर रखा होगा, है ना, आपका अकाउंट होगा, या आपने किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई पैसा जमा करा रखे हैं, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने पैसा जो जमा किया है वो सब इंक्लूड करो। इन सबको टोटल को M1 मेजर में काउंट करेंगे हम। एक मेजर पढ़ा आपने, अब दूसरा देखो M2, मतलब जो M1 में कैलकुलेट किया था वो प्लस में डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। M1 में पोस्ट ऑफिस इंक्लूडेड नहीं था, M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो आपका सेविंग का बैंक अकाउंट है ना वो। फिर M3 M1 प्लस आपने जो M1 में कैलकुलेट किया था वो, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। तो फिर M2 में क्या आएगा? नहीं सॉरी बच्चे, M3 में क्या आएगा? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के पास आपने कुछ टाइम डिपॉजिट किए होंगे। टाइम डिपॉजिट कौन से? कि भाई आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए पैसा जमा करा दिया कि आप 1 साल या 2 साल बाद वो पैसा निकलवाओगे, जैसे FD नहीं करा दे रहे हो आप, ऐसे ही टाइम डिपॉजिट होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। इन डिपॉजिट्स को भी ऐड कर दोगे M3 में तो वो क्या बन जाएगा? M3 बन जाता है M1 में जब आप टाइम डिपॉजिट को ऐड करोगे। फिर M4 में कैसे मेजर करते हैं मनी को? M4 में मेजर करेंगे M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस अदर देन इन फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC को हटा दो पोस्ट ऑफिस में से। तो M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जो टोटल डिपॉजिट बनेंगे NSC को हटाने के बाद जो टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में वो ऐड कर दो M3 में, तो M4 बनेगा। NSC क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या होते हैं? फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम। एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है दैट यू कैन ओपन विद अपनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच। द स्कीम इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव।
एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट टाइप स्कीम होती है जो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में कर सकते हो। ये क्या होती है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से होती है और ये इंक्लूडेड नहीं होती, ये इंक्लूड नहीं करना है M4 में। फिर आपको देखना है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ा कि मनी सप्लाई में हम क्या क्या किस किस की बात की हमने करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स की बात की, हमने टाइम डिपॉजिट की बात की, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट टर्म यूज की, टाइम एंड सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस की बात किया, द डिपॉजिट्स ऑफ RBI सेंट्रल बैंक के डिपॉजिट्स की भी बात की थी, और अभी हमने टर्म यूज की थी NSC। तो ये सब कंपोनेंट्स हो गए मनी सप्लाई के, हमने इन सबको अभी अभी डिस्कस किया है। तो कंपोनेंट्स में ये सारे आइटम्स आ जाएंगे। फिर आप देखो आइडियल मनी सप्लाई क्या होगी कि भाई इतनी मनी सप्लाई अच्छी रहेगी आपकी इकोनॉमी के लिए, इतनी मनी सप्लाई होनी चाहिए। क्या होती है? अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई which keeps the total purchasing power in a state of balance with supply of goods and services in the economy so that the economy does not slip into inflationary or deflationary situation। आइडियल मनी सप्लाई क्या रहेगी? इतनी मनी सप्लाई, इससे ना कम ना ज्यादा मनी सप्लाई, इतनी मनी सप्लाई कंट्री में होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम होनी चाहिए। वो कैसे निकालोगे? वो मनी सप्लाई जो किसके इक्वल होती है? वो मनी सप्लाई जो कंट्री में जो परचेजिंग पावर है ना लोगों के पास, किसके इक्वल हो जाए? परचेजिंग पावर इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड्स। कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के इक्वल जो परचेजिंग पावर, लोगों को उतनी ही परचेजिंग पावर प्रोवाइड करे वो मनी कि जितनी की कंट्री में सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की, जितनी कंट्री में सप्लाई हो सकती है गुड्स एंड सर्विस की, जितनी की भाई ज्यादा लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ज्यादा डिमांड करेंगे और उतना सामान है नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा? लोगों के पास महंगाई बढ़ जाएगी, राइट? आपको महंगाई वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, बाकी इसके लिए अलग से चैप्टर भी है। लेकिन अभी एक बात देखो, फॉर एग्जाम्पल लोगों के पास ये पीपल है, मनी सप्लाई कितने की है? 1000, ये 1000 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स कंट्री में सामान, कितना सामान सप्लाई हो सकता है? 100 का, तो क्या होगा? 900 एक्स्ट्रा रह गया। अब सिर्फ मतलब 1000 लोगों की डिमांड, 1000 लोगों ने डिमांड की, सिर्फ 100 लोगों की डिमांड पूरी हुई, 900 लोगों की नहीं हो पाई, तो क्या होगा कंट्री में? अब क्या है, जो कंट्री में डिमांड है ना वो ज्यादा है सप्लाई से। इस केस में क्या होगा? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, चीजों के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, सामान का भाव इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा होता नहीं? जैसे सैनिटाइजर की जितना सप्लाई हो रही थी उससे ज्यादा की डिमांड हो गई, तो क्या होगा? सैनिटाइजर के प्राइसेस बढ़ा दिए, मतलब उस पर मार्केट प्राइस 50 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन वो कितने में बेच रहे हैं? 60, 80 में। क्यों? उनको पता है लोगों को डिमांड कर रहे हैं लोग, इसके भाव हमें 100 भी मिल जाएंगे। काला बाजारी नहीं होती है, चीनी को गोदाम में छुपा के रख लेते हैं कि जब भाव बढ़ेंगे तो बेचेंगे, क्योंकि जब सामान है ही नहीं मार्केट में तो लोग क्या करेंगे? अब जरूरत है उसको कंज्यूम करने को कहेंगे कि ठीक है 10 रुपए की चीज के मैं 100 रुपए देने को तैयार हूं। क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, सामान कम है, तो भाव बढ़ जाएंगे सामान के। उससे क्या होगा कंट्री में? उससे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन हो जा रही है, महंगाई। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये तो है कि डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन में क्या हो सकता है? डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, लोगों के पास पैसा है ही नहीं सामान खरीदने का, तो सामान खरीदेंगे ही नहीं, सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा कंट्री में? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पहले वाला ही सामान पड़ा हुआ है वो ही नहीं बिक रहा, तो और माल क्यों बनाएंगे? तो प्रोडक्शन कम हो गया और ये सिचुएशन क्या हो गई? डिफ्लेशन हो गया, मंदी की सिचुएशन आ गई, राइट? फिर देखिए सप्लायर्स ऑफ मनी क्या होता है? सप्लायर्स ऑफ मनी, सप्लायर मतलब प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, जो पैसा बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो गवर्नमेंट बना सकती है। सप्लायर ऑफ मनी कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी क्या करती है? कॉइन्स इश्यू करती है, कॉइन्स। सेंट्रल बैंक क्या करता है? RBI प्रिंसिपल सप्लायर है, क्या करता है? करेंसी नोट, जो नोट होते हैं ना वो छापते हैं, करेंसी नोट्स। फिर कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, ये पैसा छापते नहीं है ना, ये कॉइन्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ऐड टू द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट। ये क्या करते हैं? मनी क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ मनी। ये अलग कॉन्सेप्ट है, हम बैंक में पढ़ेंगे, जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ मनी करते हैं। जितना पैसा है नहीं ना उतना पैसा बना दिया जाता है।
है ना, जितना पैसा है नहीं इकोनॉमी में उससे ज्यादा का पैसा बना दिया जाता है, क्रिएशन ऑफ मनी करते हैं कमर्शियल बैंक्स। ये हम बैंकिंग में देखेंगे, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए आप हाई पावर्ड मनी पे आ जाइए और बैंक मनी पे। हाई पावर्ड मनी क्या होती है? रेफर्स टू मॉनेटरी बेस या फिर बेस मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होती है? बेस मनी होती है कंट्री की, जो क्या होती है? सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पीपल, जो लोगों के पास में है इस वक्त कैश। फिर वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जो वॉल्ट कैश होता है कमर्शियल बैंक्स के पास। उसके बाद होता है कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक्स ने भी कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व में रखा हुआ है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में ले आएंगे उधर से निकलवा के। जैसे हमारा अकाउंट है बैंक में, ऐसे ही बैंक का अकाउंट है आरबीआई में, राइट? उनके भी अपने डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई में। और बैंक मनी क्या होती है? क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्रिएशन ऑफ मनी, जो कमर्शियल बैंक्स करते हैं। क्रिएशन ऑफ मनी जो कमर्शियल बैंक्स करते हैं। मैंने कहा था ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम इसको बाद में देखेंगे। क्रिएशन ऑफ मनी को हम बैंकिंग में देखेंगे। बैंक मनी अभी के लिए ये समझ लो, जो मनी कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं ना उसको बोलते हैं हम बैंक मनी। कमर्शियल बैंक्स जो मनी क्रिएट करते हैं उसको बोला जाता है बैंक मनी। मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ओवर एंड अबव द कैश डिपॉजिट ऑफ पीपल। जैसे 10,000 रुपए है डिमांड डिपॉजिट, लोगों ने 10,000 रुपए जमा कराए किसी बैंक में। मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपए जमा करा रखे हैं बैंक में। बैंक क्या कर रहा है? इस 10,000 में सिर्फ 10,000 नहीं, 1,00,000 रुपए का लोन दे चुका है कहीं पे। इतना कैश है क्या बैंक के पास? नहीं, बैंक के पास सिर्फ 10,000। उसने क्या किया? 1,00,000 का लोन दे दिया। कैसे किया? यही तो होता है क्रिएशन ऑफ मनी। जितना पैसा है उससे ज्यादा का पैसा क्रिएट कर दिया उसने। इसको हम अगले कॉन्सेप्ट में अगले यूनिट में समझेंगे कैसे बैंकिंग में मनी क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, राइट? फिर टर्म डिपॉजिट होती है और डिमांड डिपॉजिट होती है। टर्म डिपॉजिट प्री डिटरमिन्ड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप एफडी करा लेते हो 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। डिमांड डिपॉजिट्स जिनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है, कभी भी जाके निकलवा सकते हो। अब एफडी कराइए तो नोट चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, लोअर लिक्विडिटी। जितने टाइम के लिए कराइए उतने टाइम में एफडी मैच्योर होगी तभी पैसा मिलता है। अगर बीच में थोड़ा ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप बीच में भी पैसा ले सकते हो कि 10 साल की एफडी थी, 5 साल में लेने जा रहे हो, लेकिन उसके बाद बैंक कुछ चार्ज करता है, आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, तो मैच्योरिटी पे ही निकलवाते हैं हम। जबकि डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है? हम चेक इशू कर सकते हैं और बहुत लिक्विडिटी होती है, आपका जब मन करे जाके वहां से कैश निकलवा लो। एफडी में क्या होता है? टर्म डिपॉजिट्स में क्या होता है? हाइयर इंटरेस्ट रेट होती है। फिक्स टाइम पीरियड है, बैंक को टेंशन नहीं है कि पैसा अभी वापस करना है, उसको पता है 10 साल बाद वापस करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस पे क्या करता है? इंटरेस्ट रेट इस पे ब्याज ज्यादा दे देता है, राइट? इस पे ज्यादा ब्याज देता है। जबकि डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्यों? हमेशा तैयार रखना पड़ता है कैश, कभी भी आके कोई मांग सकता है, रिस्क ज्यादा हो जाता है इसमें, इसलिए इस पे कम इंटरेस्ट मिलता है। फिर टर्म डिपॉजिट में क्या होता है? मनी कांट बी विड्रॉन अंटिल मैच्योर। जब तक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो आप पेनाल्टी लगाकर, फाइनेंशियल पेनाल्टी के बाद निकाल सकते हो। आपका कुछ पैसा बैंक काट लेगा। फिर डिमांड डिपॉजिट में डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ एनी, और थोड़ा पैसा निकालो या सारा पैसा निकालो, डिमांड डिपॉजिट में कोई पेनाल्टी नहीं लगती है, राइट? टर्म डिपॉजिट जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल सेविंग अकाउंट, मनी मार्केट अकाउंट्स, जो ऑन डिमांड आपको कैश प्रोवाइड कर दे। फिर मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू हमने बार बार देखा, बार बार पढ़ा। मनी वैल्यू इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और रिटन ऑन अ पेपर नोट, जो उसके ऊपर लिखी हुई है। मैंने बोला ना 1 रुपए लिखा हुआ है तो ये 1 रुपए में चलेगा। अगर नोट पे 2,000 रुपए लिखे हुए हैं तो ये 2,000 का है, राइट? जैसे 100 रुपए का नोट पेपर नोट में, 500 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का। जबकि कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ द कमोडिटी मेटल दैट मनी इज मेड ऑफ। जिस धातु, जिस मेटल का वो रुपए बना हुआ है ना, उसकी कीमत को कमोडिटी वैल्यू कहता है। जैसे ये 1 रुपए का, जैसे सोने के सिक्के होते हैं ना, सोने के सिक्के क्या होते हैं? उनकी कमोडिटी वैल्यू देखी जाती है। सोने कितना रुपए का, कितने का सोने की कीमत कितनी है, जिस सोने से वो बना हुआ है सोने की कीमत देखी जाएगी। उस पर आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, फर्क नहीं पड़ता, फिर सोने की कीमत देखी जाएगी, राइट? चांदी का सिक्का है, चांदी के सिक्के पे आप 1 रुपए लिख दो, 2 रुपए लिख दो, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लोग क्या करेंगे? उसको पिघलाकर चांदी बेचेंगे, वो सिक्के को नहीं मानेंगे। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने इतना सस्ता मेटल चलाया है जिससे सिक्का बनाया है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी कीमत है, उस धातु की कोई कीमत नहीं है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं? अगर सोने के चांदी के सिक्के होते हैं, लोग उस रुपए को 1-2 रुपए में काउंट नहीं करते, लोग उसको क्या करते हैं? पिघलाकर मेटल बेच देते। 2,000 रुपए के नोट में नहीं कहते थे पहले कि अरे इसके अंदर एक तार है जिसकी कीमत 2,000 रुपए।
इसके अंदर एक तार है, वो तार चांदी का बना हुआ है, उसकी कीमत 2000 रुपए उस तार की। कुछ बेवकूफ लोगों ने वो तार निकाल कर बेचने की कोशिश भी की कि 2000 में बिक जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वैल्यू किसकी है? उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो मनी वैल्यू है ना, मनी वैल्यू कौन सी है? जो उसके ऊपर लिखी हुई है, 1 रुपए पे 1 रुपए, 2000 पे, उसकी कीमत होती है। वो जिस चीज का बना हुआ होता है उसकी कोई कीमत नहीं है। 2000 रुपए का कागज का नोट है, अगर 2000 ना लिखा हो तो इस कागज की कोई कीमत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा इसको। नेट डिमांड डिपॉजिट, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट, इंटरबैंकिंग क्लेम्स। सबसे पहले इंटरबैंकिंग क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम्स ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर, एक बैंक की क्लेम दूसरे के पास। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैंने क्या किया, पीएनबी के एटीएम से जाके पैसा निकलवा लिया। एटीएम किसका था? पीएनबी का। उसमें कैश कौन डाल रहा था? पीएनबी डाल रहा था। पैसा किसने निकाल दिया? एसबीआई के कस्टमर ने निकाल दिया। अब पीएनबी क्या कहेगा, मेरे पास से इतना पैसा गया है, तुम दो। मेरे एटीएम से गया है, मैंने तुम्हारे बिहाफ पे दे तो दिया तुम्हारे कस्टमर को, लेकिन पीएनबी के पास से तो कैश चला गया ना। पीएनबी को कैश कौन देगा? एसबीआई पेमेंट करेगा। ये तो बैंक के बीच के क्लेम होते हैं, ये बैंक के बीच के क्लेम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यश बैंक का कस्टमर है, उसने क्या किया, एसबीआई के एटीएम से जाके पैसा निकाल लिया। एटीएम किसका था? एसबीआई का था। उस एटीएम में पैसा कौन डालता है? एसबीआई डालता है। कस्टमर किसका था? यश बैंक का था। उसने क्या किया, यश बैंक के एटीएम कार्ड से और एसबीआई के एटीएम में जाकर पैसा निकाल लिया। अब एसबीआई कहेगा यार मेरे पास से तो पैसा चला गया, तुम्हारे कस्टमर ने 10,000 विड्रॉ किया, मैंने दे दिए हैं तुम्हारी बात रखने को 10,000, तुम्हारे कस्टमर को पैसा नहीं मिलता तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाती। मैंने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अब वो 10,000 तुम मुझे दो, ये मेरा तो कैश कम हो गया 10,000। एसबीआई बोलेगा ना ऐसा, तो यश बैंक क्या करेगा, 10,000 उसको देगा एसबीआई को। तो ये क्या हो जाता है? इंटर बैंकिंग क्लेम। बैंक बैंक के बीच की उधारी सुधारी जो भी इनका होता है ट्रांजेक्शन, वो इंटर बैंकिंग क्लेम। ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? वो डिमांड डिपॉजिट्स जिनमें कौन से होते हैं? डिमांड डिपॉजिट प्लस इंटर बैंकिंग क्लेम। और नेट डिमांड डिपॉजिट, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स माइनस इंटर बैंकिंग क्लेम। ग्रोस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूडेड होते हैं, पहले से कहने की जरूरत नहीं। ग्रोस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूडेड है। जब आपको ग्रोस से नेट पे जाना है तो ग्रोस डिमांड डिपॉजिट में से ये इंटर बैंकिंग क्लेम माइनस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? नेट डिमांड डिपॉजिट्स। जब मनी सप्लाई काउंट करते हैं तो हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं, हम ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। इंटर बैंकिंग क्लेम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट मनी सप्लाई का पार्ट बनता है। अब आगे देखो, नैरो मनी, एक होता है ब्रॉड मनी। नैरो मनी छोटा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड मनी वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो नैरो मनी में क्या होता है? बेस्ड ऑन इट्स मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन मनी includes currency and demand deposits. M1 M2 are known as narrow money. Broad money, broad definition of money is based upon store of value function, includes currency, demand deposit, saving deposit, time deposit, post office और बैंक के पास। M3 and M4 are known as broad money. Narrow money कौन सी होती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, मीडियम ऑफ पेमेंट से रिलेटेड होती है। नैरो मनी में हम बात करते हैं करेंसी या डिमांड डिपॉजिट्स की। और इस जैसे कि M1 और M2 क्या है? नैरो मनी है। ब्रॉड मनी में किसकी बात करते हैं हम? वेल्थ को स्टोर करने की, फंक्शंस ऑफ मनी पढ़े थे ना। तो नैरो मनी में हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? मीडियम की बात करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ब्रॉड मनी में हम कौन से फंक्शन की बात करते हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू। वेल्थ को कैसे स्टोर करते हो आप? कैसे कैसे स्टोर कर सकते हो? आपका डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, करेंसी हो सकती है, या फिर आपने एफडी करा दी बैंक में, या आपने एफडी करा दी पोस्ट ऑफिस में। ये सब किस में इंक्लूडेड है? ये आपका वेल्थ है, आपका धन है, राइट। आपने अपने वेल्थ को सेव कर रखा है इन सब चीजों में। टोटल पैसा कितना बना आपके पास? जो डिमांड डिपॉजिट है, जो बैंक में आपने डिपॉजिट कर रखे हैं, या आपके पास कैश पड़ा हुआ है, या आपने एफडी करा रखी है, या आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी वगैरह करा रखी है, तो वो सब क्या हो गया? आपके टोटल पैसा कितना है आपके पास, आपका वेल्थ कितना है, स्टोर ऑफ वैल्यू की बात हुई है। जबकि नैरो मनी क्या कहता है? सिर्फ करेंसी। नैरो मनी किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। आप एक्सचेंज कब करते हो? आपके पास कैश हो या डिमांड डिपॉजिट से भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट हाईली लिक्विड है, अभी जाओ अभी बैंक पैसा दे देगा, अभी के अभी बैंक आपको पैसा दे देगा, तो इसको कैश के बराबर ही माना जाता है। करेंसी और डिमांड डिपॉजिट एक ही बात मानी जाती है, कैश के बराबर ही काउंट किया जाता है डिमांड डिपॉजिट को। ये हाईली लिक्विड होते हैं, अभी के अभी आपको पैसा मिल जाएगा, अभी के अभी आप चेक इशू कर सकते हो इस पे,
राइट। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड होता है नैरो मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू से रिलेटेड है ब्रॉड मनी। नैरो मनी में हम करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं, ब्रॉड मनी में हम डिमांड डिपॉजिट, करेंसी, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, कमर्शियल बैंक के पास एफडी सबकी बात करते हैं। नैरो मनी में हम M1 और M2 को बोलते हैं नैरो मनी, और M3 और M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। मुझे लगता है आपको इतना समझ आया होगा। हमने मनी से रिलेटेड लगभग टॉपिक सब कवर कर दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट बचता है बैंकिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ मनी, मनी कैसे क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक्स, और कैसे मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, परचेजिंग पावर को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे, और कैसे आरबीआई उसको कंट्रोल कर सकता है, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब हम कहाँ कवर करेंगे, बैंकिंग के यूनिट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिस मत कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।